गुमराह एपिसोड 198। मेरे सामने कॉर्न एवेन्यू की वसी और सड़क फैली हुई थी, जिसके दोनों अतराफ ताहद्दे नजर ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाई दे रहे थे और उनके अकब में एक एक दो दो मंजिला बंगले बने हुए थे। मैं उस इलाके को देख देख कर हैरान हो रहा था। एहसास मुझे यही होने लगा था जैसे मैं इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ। मंजर बिल्कुल वैसा ही था, अलबत्ता बंगलों की इमारतों के ऐन सामने हर जगह कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए दरख्तों को यूं ही बेमहाबा फैलने दिया गया था और बड़े गेट के अंदर पहुंचकर उन्हीं दरख्तों के नीचे बने रास्तों और पगडंडियों पर चलकर इमारतों तक पहुंचना पड़ता था। ड्राइव वे भी वहां मौजूद थे। कभी कभार कोई कार बहुत तेजी से गुजरती नजर आती थी। मैं अभी गेट से दूर ही खड़ा था कि मुझे एक शख्स मोटरसाइकिल पर उस तरफ बढ़ता नजर आया। वो कोई डाकिया था। हुलिया उसका डाकियों जैसा ही था। उसने जरा देर के लिए मोटरसाइकिल उस गेट के पास रोकी। अपने बड़े से चर्मी बैग से उसने 2 खत निकाले और गेट के सुतून में बने छोटे से शिगाफ में डाल दिए। वो शिगाफ अंदर की तरफ खुलता था। डाक तकसीम करके वो आगे निकलने लगा तो मैं उसके सामने जा ठहरा। प्लीज मुझे ये बता कि डॉक्टर धुम्मन का घर यही है? मेरी अंग्रेजी चंद ही दिनों में खासी निखर गई थी। हाँ बिल्कुल यही है, डॉक्टर धुम्मन इधर ही रहता है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। मैंने गेट पर पहुंचकर घंटी बजा दी। आवाज की बाज़गश्त मुझे सुनाई नहीं दी थी। पता नहीं इत्तला हो गई थी कि नहीं। चंद लम्हों के वक्फे के बाद मैंने फिर घंटी पर उंगली रख दी। बटन का एहसास दिलाता था कि घंटी बज रही है और इत्तला हो गई है। कोई 4-5 मिनट बाद गेट की खिड़की खुल गई। अब मेरे सामने एक बांका सजीला जवान खड़ा था जो शक्ल से ही पाकिस्तानी नजर आता था। वो बहुत उम्दा किस्म का गाउन पहने था। हाथ में उसने पाइप पकड़ रखा था। यस प्लीज, किससे मिलना है आपको? तब मुझे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई ईरानी है जो उर्दू नहीं समझ सकेगा। उसका लहजा यही बताता था। मुझे डॉक्टर धुम्मन से मिलना है। आपका नाम? मुझे अली आश्ती कहते हैं। मैं लाहौर से आया हूँ। क्या काम है आपको डॉक्टर साहब से? आपने उनसे मिलने के लिए वक्त लिया है? ओह नो, मुझे वक्त लेने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें इत्तला दें और ज्यादा दिमाग ना खपाएं। इस तरह आदमी कमजोर हो जाता है। कि कहकर मैंने गेट की खिड़की के अंदर कदम रख दिया। वो कद्दे आदम खिड़की के बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं आगे हुआ तो वो बादल नाखास्ता पीछे हट गया। आप इधर ही ठहरे, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। मैं आपके साथ ही चलता हूँ। आपको आने जाने में खामखा परेशानी होगी। वैसे वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ख्याल है आपको आदाब नहीं आते। मैं कहता हूँ आप यहाँ रुकें और इंतजार करें। हो सकता है वो अभी आपसे ना मिल सके तो मैं वापस आ जाऊँगा। वैसे बाय द वे आपका इसमें गिरामी क्या है? वो चंद लम्हे तक मुझे बड़े गौर से देखता रहा। मुझे आरिफ मगरबी कहते हैं। आरिफ मगरबी, गुड, ये अच्छा नाम है। आप मुझे अली आश्ती मशरकी कह सकते हैं। चलें। वो ना चाहते हुए भी मेरे साथ साथ चलने लगा। पाइप पर गहरा कश लगाकर उसने जरा देर के लिए रुकते हुए कहा, कोई खास चीज लाए आप डॉक्टर साहब के लिए? आई मीन अंदाज आपका ऐसा ही है और फिर आप लाहौर से आए हैं। है तो सही, मगर मैं आपका मतलब नहीं समझ सका हूँ। हम उस वक्त ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे बनी सिलों की पगडंडी पर चल रहे थे जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी। अभी इमारत खासी दूर थी कि उसका अंदाज एकदम मुरब्बियाना हो गया। मैं आपको ज्यादा दाम दे सकता हूँ और खतरा भी इसमें कोई नहीं होगा। 1 किलो के $2 लाख। मुझसे सौदा कर लें। उसकी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ चुका था। फिर भी मैं अनजान बना रहा। मैं चाहता था कि वो अपनी बात ज्यादा वाज़ेह तौर पर कह दे, उस चीज का नाम ले दे जिसके 1 किलो की वो इतनी बड़ी रकम देने पर आमादा था। काश वो चीज मेरे पास होती। $2 लाख 1 किलो के। आप मुझे अपने कमरे में ले चलें। हाँ ये बेहतर रहेगा, इधर आ जाएं। ये कहकर उसने बाएं हाथ का रास्ता पकड़ा और दूसरी पगडंडी पर चलने लगा। अब उसका रुख इमारत के बाएं हाथ की तरफ था। मैंने सिगरेट पांव तले मसला तो उसने पाइप एकदम बुझा दिया और जेब से सिगरेट निकालकर उसने एक मेरी तरफ बढ़ाया, दूसरा अपने लबों से लगाकर सुलगाने लगा। वो बोला, आप पाकिस्तान से कब आए हैं? रात ही यहाँ पहुंचा हूँ। डॉक्टर धुम्मन ने मुझे अपना पता दे रखा था, मगर मैं रात को यहाँ नहीं आया। सीधा होटल में जा ठहरा, हिल्टन होटल में। क्या खूबसूरत जगह है, बड़ी अजीम इमारत है उसकी। मैं तो हैरान रह गया। रात गुजार कर मैं सुबह उठते इधर आ गया। मेरा सामान अभी तक वहीं है। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। वो खिल उठा। ये तो और भी अच्छी बात है कि आप सामान यहाँ नहीं लाए। डॉक्टर से आप कोई बहाना भी कर सकते हैं। मैं आपसे सारा सामान खरीद लूंगा, निर्ख यही रहेगा। खैर वो भी देख लेंगे, मगर मैं डरता हूँ कि कहीं डॉक्टर धुम्मन हमें ना देख ले। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे मेहमानों को मैं ही खुशामदीद कहता हूँ। आए, जरा तेज चलें। ये कहकर वो मेरे आगे हो लिया। कोई 5 मिनट बाद हम इमारत के बाएं हाथ के कमरों तक जा पहुंचे। एक कारपोर्च वहां भी बना था और वहां 2 कारें खड़ी थीं। इमारत के वस्ती हिस्से में भी कारपोर्च था, जहां एक स्याह रंग की कैडिलैक खड़ी थी, मगर कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। इमारत पर उस घड़ी मुकम्मल खामोशी तारी थी।
लगता था जैसे वहां को रहता ही नहीं है। दोनों तरफ सन्नाटे की हुक्मरानी थी। हम एक बड़े से बरामदे में से होकर अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि हम एक हॉल कमरे में जा पहुंचे हैं, जिसके सामने की तीनों दीवारों में दरवाजे लगे थे। बाएं हाथ एक बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी ऊपर चढ़ती थी जो दूसरी मंजिल का रास्ता बताती थी। उस हॉल के अनवस्त में सोफों का एक दायरा सा बना था, जिन तक पहुंचने के लिए सोफों के दरमियान में जगह बनी हुई थी। उन सोफों के सामने शीशे से मुज़य्यन गोल मेजें रखी थी। कमरे के फर्श पर घास के रंग का ऊंचे ऊंचे रेशे वाला कालीन बिछा था। आइए आश्ती साहब, तशरीफ रखिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई, वरना आपको लेने धुम्मन साहब का मुलाजिम भी जा सकता था। उसका नाम गुलफाम है। उसने मुझे सोफे पर बिठाकर मेज पर रखी घंटी बजा दी। चंद ही लम्हों बाद अकबी दरवाजा खुला। मैंने सर घुमाकर उधर देखा तो मैं ये मालूम करके हैरान रह गया कि मेरे सामने मिस हैरिसन खड़ी थी, वही औरत जो मुझे हवाई जहाज में लादकर सैन फ्रांसिस्को लाई थी। पहली नजर में तो वो मुझे पहचान ही ना सकी, मगर जब वो सामने आई तो उसका हाफिजा सुलगने लगा और वो मगरबी को देखकर बोली, इन्हें आप कहाँ से ले आए हैं? वो बड़ी सलीस फारसी बोल रही थी। तब मैंने जाना कि वो अमरीकी नहीं थी, बल्कि वो आरिफ मगरबी की तरह ईरानी थी और उसी वजह से वो उसके साथ रह रही थी। मैं फारसी बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि किसी जमाने में वो मेरा मरकूब मौजू रही थी। क्या मतलब? तुम जानती हो इन्हें? मगरबी खुद हैरिसन के गैर मुतवक्को तासुर को देखकर हैरान रह गया था। ये तो वही है जिनको मैं कराची से यहाँ लाई थी। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मगर ये कैसे हो सकता है? इनका नाम तो अली आश्ती है। यही होगा, मगर हम इनको गयास अहमद के नाम से यहाँ लाए थे। गयास अहमद वल नबी अहमद, और ये कल शाम से अस्पताल से गायब हो गए थे। ओह, तो ये वही आदमी है जो अस्पताल से फरार हो गया था। गॉड डैम इट! डॉक्टर धुम्मन को इत्तला दो, भागो, जल्दी करो। मगरबी एकदम परेशान हो गया। उसका बस नहीं चलता था, वरना वो मुझे वहीं खड़े खड़े गोली मार देता। हैरिसन तेजी से अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुक जा हैरिसन, वरना अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, मैंने एकदम पिस्तौल निकालकर उन दोनों को खबरदार करते हुए कहा। वो दोनों मेरी गोली की जद में थे। रुख उनका ऐसा ही था, मगर उसके कदम ना रुके। वो तड़प कर दरवाजे तक जा पहुंची। पेशतर इसके कि वो मेरी निगाहों से गायब हो जाती, मैंने उसके बाजू को ताक कर गोली चला दी। शो किसी आवाज पैदा हुई और हैरिसन थर्राकर घूम गई। सहारा लेने के लिए वो दीवार से टेक लगाने लगी, मगर वो ये सदमा सह न सकी और कालीन पर गिर गई। उसका एक बाजू खून में तर हो गया था। मगरबी एकदम उठकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर मैंने लपक कर उसे बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। इतनी तेजी ना दिखाओ आरिफ, तुम इतने मगरबी नहीं हो जितना जाहिर कर रहे हो। बैठ जाओ और कोई हरकत ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर वो बहुत ही बेखबर हो रहा था। चीख कर बोला, वो शदीद जख्मी हो गई है, मुझे छोड़ दो, उसे देखने दो। उसने पलटकर मेरे सीने में घूंसा मारना चाहा, मगर मैंने उसके बाल छोड़कर उसे सोफे के पीछे धकेल दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था और यही बात मेरे हक में जाती थी। वो सोफे के पीछे से उठकर फिर हैरिसन की तरफ बढ़ा। वो उस वक्त बौखलाई हुई अपने जख्म को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इसे उठाकर इधर ले आओ, कोई दवा हो तो इसके जख्म पर लगा दो। ये कहकर मैं उनके पास जा पहुंचा। मगरबी उस वक्त तक हैरिसन के बाजू का मुआयना कर रहा था। गोली उसे जख्मी करके जिल्द फाड़कर आगे निकल गई थी और उसका निशान मैं दीवार पर साफ देख सकता था। इसे उठाकर सोफे पर डाल दो, गोली आगे निकल गई है, मगर मुझे अफसोस है इस हादसे पर। मैं बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल रहा था, जैसे वो मेरी मादरी जुबान हो। पता नहीं इतनी अंग्रेजी मेरे अंदर कहाँ छुपी हुई थी। मगरबी ने हैरिसन को बड़ी अपनायत से उठाकर सोफे पर लेटाया और उसके बाजू का खून रुमाल में जस्ट करने लगा। तुमने बहुत ज्यादती की है, आखिर इसका कसूर क्या है? इसका ख्याल रखो, मैं अलमारी से दवाई निकालता हूँ। ये कहकर वो अलमारी की तरफ देखने लगा। उसने रुमाल वहीं रहने दिया और सामने की अलमारी की तरफ बढ़ा, मगर ये अच्छी बात ना थी, वहां से वो कोई हथियार भी निकाल सकता था। रुको, मैं खुद अलमारी से दवा निकालता हूँ, मेज के करीब मत जाना। अगर तुमने फिर घंटी बजाई तो अच्छा ना होगा। वो मेरी बात समझकर वहीं रुक गया और दोबारा हैरिसन के पास जा ठहरा। तुम बहुत वहशी आदमी हो, क्या कसूर था इस बेचारी का? मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और पिस्तौल का रुख उसकी तरफ रखकर मैंने अलमारी खोल दी। उसकी कुछ दराजों में किताबें रखी थी। एक अलमारी में अलबत्ता कुछ शीशियां मौजूद थी और मरहम पट्टी का सामान भी। वो मैंने निकालकर छोटी सी ट्रे में रखा, मगर मेरी नजर उन्हीं पर जमी थी। मैं उन पर एतबार नहीं कर सकता था। हैरत मुझे यह थी कि हैरिसन आम औरतों की तरह वायवेला नहीं मचा रही थी, बल्कि अब वो बड़े सब्र से जख्म का दर्द सह रही थी। वो ट्रे ले जाकर मैंने मगरबी के पास रख दी। इसकी मरहम पट्टी कर दो, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, मैं देख चुका हूँ। मगर मैं महसूस कर रहा था कि मेरी आवाज में अजीब तरह की लुकनत पैदा होने लगी थी। फिर वही वक्त आ रहा था जब मुझे उस दवा की शदीद जरूरत महसूस होती थी जिस पर उन्होंने मुझे डाल रखा था। बदन में फिर वही कसलमंदी पैदा हो रही थी जिससे कल मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया था।
मगर मैंने जब का कौड़ा बदन पर इस तरह बरसाया, खुद को इस तरह खींच कर रखा कि चंद लम्हों बाद मैं उस तशन्नुश पर काबू पा चुका था जो मुझे निढाल कर रहा था। मगर वो कुव्वत मेरे इरादे से कहीं ज्यादा ताकतवर थी जो मुझे अंदर ही अंदर अगेतती थी। जब तक मगरबी उसकी वरम पट्टी से फारिग हुआ उस वक्त तक मैं निढाल होकर सोफे पर जा बैठा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी इस कैफियत से आगाह हो जाए। हैरिसन उस सदमे से जानबर हो चुकी थी। वो पट्टी पर हाथ फेरते हुए उठ बैठी। मगरबी उसके दाएं हाथ बैठा था और अब भी उसका हाथ हैरिसन के कंधे पर था। मैंने अपने अंदरूनी इज़्तिराब पर काबू पाते हुए फिर खुद को यकजा किया, मगर जिस्म पर मेरा इख्तियार कायम नहीं हो रहा था। यह दूसरा दिन था कि मेरा रुआ मुझसे उस नशे का तलबगार था जो मुझे उन्होंने 2 हफ्ते तक दिया था और जिसके बगैर अब मैं रह ही नहीं सकता था। धुम्मन ने मुझसे बहुत ही खतरनाक इंतकाम लिया था, ऐसा इंतकाम जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता था। पिस्तौल मेरे हाथ में झूलने लगा था और मेरी नजरों से वो दोनों मादूम हो रहे थे। मेरा ख्याल है आरिफ मगरबी ने मेरी उस कैफियत को भांप लिया। उसने हैरिसन के कंधे से हाथ हटाया और बोला, अब क्या चाहते हो तुम? ओह मैंने बदन को झटका देकर सीधा किया। क्या कह रहा था मैं? मगर फिर फौरन ही मुझे अपनी हिमाकत का एहसास होने लगा। मुझे इस कैफियत से छुटकारा पाना होगा जो मुझे उनके सामने मजहूल बनाती जा रही थी। हैरिसन, तुम धुम्मन से क्या कहने जा रही थी? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, खामोश रही। मगर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो मेरी तरफ देख कर बोली, तुम्हारी आवाज़ लरज़ रही है, तुम्हें गोली तो नहीं लगी? उसके लहजे में इस्तेज़ा था जो मुझे बहुत ही नागवार गुजरा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात का जवाब दो मिस हैरिसन। मैं उन्हें बताने जा रही थी कि तुम वापस आ गए हो। और क्या कहती तुम मुझसे? और ये कि तुम्हारे पास पिस्तौल भी है और तुम नशे में भी हो। उसकी अपनी आवाज़ लरस रही थी। वो अभी तक गोली लगने के सदमे को फरामोश नहीं कर सकी थी। मगरबी उसके बराबर में बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक हैरिसन ने उससे कुछ सरगोशी में कहा तो वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ा कर बोला, ये पिस्तौल तुम मुझे दे दो, तुम नशे में हो। नशे की शिकस्तगी में तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लाओ, ये पिस्तौल मुझे दे दो। बड़े हसीन हो तुम, क्या बात है तुम्हारी? वहीं बैठो वरना मैं तुम्हारे सर में सुराख कर दूंगा। बैठ जाओ पीछे हटकर। मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि तुम सब खुद नशे में हो। मेरा वो पासपोर्ट कहाँ है मिस हैरिसन? वो तो डुमन साहब के पास है, उन्होंने मुझसे ले लिया था। अच्छा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहा। यह दूसरा दिन था कि मैं उस शदीद जहनी इज़्तिराब में मुब्तला हो रहा था। धुम्मन ने मुझे ज़िल्लत और रुस्वाई की इंतहा तक पहुँचा दिया था। चलो उठो, दोनों मेरे आगे हो जाओ, चलो। पिस्तौल का रुख मैंने मगरबी की तरफ फेर दिया। मैं उसे पूरी तरह खौफजदा कर देना चाहता था। वो दोनों अपनी जगहों से उठ गए और अकबी दरवाजे की तरफ चलने लगे। हैरिसन के पांव लड़खड़ा रहे थे। मगरबी ने उसे सहारा ना दिया होता तो वो वहीं गिर जाती। फिर भी वो बड़ी हौसलामंद औरत थी। उसने आगे जाकर दाएं हाथ से दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक कमरा था, वो शायद उनमें से किसी की ख्वाबगाह थी। वो दोनों उसमें से गुजर कर आगे निकले तो मैंने मगरबी की कमर से पिस्तौल लगा दिया। कोई गलत हरकत मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। सीधे धुम्मन के कमरे में चलो। ख्वाबगाह के साथ एक और अकबी कमरा था। उस कमरे से गुजरकर हम आगे निकले तो एक बार फिर हम बड़े से हॉल में जा पहुंचे। उसमें यहाँ से वहां तक कुर्सियां बिछी थीं। दरमियान में कोई 12 हाथ लंबी मेज थी और उस पर जा बजा ताज़ा फूल रखे थे। माहौल ऐसा था जैसे वहां उस वक्त कोई दावत होने वाली हो। वो कोई बहुत ही शहाना इमारत थी। पता नहीं धुम्मन उसका किराया क्या देता था। हो सकता है कि वो उसकी अपनी मिल्कियत हो। उस हॉल से गुजरकर हम दूसरे अकबी दरवाजे तक जा पहुंचे। वो दाएं हाथ खुलता था। मगरबी ने उसे बड़ी तेजी से खोल दिया और हम इस हाल में उस कमरे में पहुंचे कि वो दोनों मेरे पिस्तौल की जद में थे। तब मैंने उस इब्लीस को देखा जिसका नाम धुम्मन था। वो एक बड़ी सी मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसे देखकर हैरिसन एकदम चीखने लगी। धुम्मन फौरन अपनी जगह से उठ गया। कलम उसने अलग रख दिया। आंखें उसके अंदरूनी तहैयर का मुजाहरा करने लगी। चंद लम्हे तक तो वो समझ ही ना सका कि हो क्या रहा है। मगर जब मैं उन दोनों के साथ रोशनी के हल्के में पहुंचा तो उसे याद आया कि कौन उसके सामने खड़ा है। वो खासा मोहम्मद लग रहा था, यूं जैसे वो 50 साल का हो चुका हो। वो बहुत उम्दा सूट में मलबूस था। सर के बाल कुछ पीछे हट गए थे, फिर भी वो बहुत सेहतमंद नजर आ रहा था। क्या बात है हैरिसन, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? इसको तो हम कल से तलाश कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद तुम मिले हो गुलाम जिलानी, कैसे हो? मेरा ख्याल है तुम अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो। अंदाज तुम्हारा वही लगता है। मैंने मगरबी की कमर से पिस्तौल हटा लिया और जरा पीछे होकर खुद को धुम्मन पर नुमाया कर दिया। अब मेरी गोली का रुख उसकी तरफ था, मगर वो उसे देखकर कतन खौफज़दा नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, बैठो गुलाम जिलानी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान था। वो मुझसे पंजाबी में बात कर रहा था। चीखो मत हैरिसन, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे बाजू पर पट्टी कैसी है? इसने हैरिसन को जख्मी कर दिया है, गोली बाजू पर लगी है, मगरबी ने कहा। और तुमने मरहम पट्टी भी कर ली। बैठो जिलानी, मेरा ख्याल है तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया होगा। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। ये अमेरिका है बच्चे,
تمہیں اپنے طور اطوار بدل لینے چاہیے. تم دونوں جاؤ, اس سے میں بات کروں گا. یہ کہیں نہیں جائیں گے دھمن, اور تم بھی یہاں سے زندہ باہر نہیں جا سکو گے. مجھے بتاؤ تم نے مجھے یہاں کس لیے منگوایا؟ کوئی رشتہ داری جوڑنی ہے؟ کیوں بلوایا تم نے مجھے؟ تمہاری بھی تو خواہش تھی غلام جیلانی, تم خود میرے پیچھے آنا چاہتے تھے. حیدر سے بھی تم نے کہا تھا, سو تم یہاں آ گئے. بکواس بند کر دھمن, میں تیری موت بن کر آیا ہوں. کہاں ہے وہ عالیہ؟ میں اسے تمہارے سامنے عبرتناک سبق دوں گا. تم مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو. بکواس مت کرو جیلانی, بیٹھ جاؤ, میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں. تم دونوں اب جاؤ یہاں سے. میں کہتا ہوں یہ کہیں نہیں جائیں گے. یہ کہہ کر میں نے بائیں ہاتھ سے ہیریسن کے منہ پر تھپڑ دے مارا. وہ بلبلا کر ایک دم نیچے بیٹھ گئی. مغربی نے فوراً ہی اسے سہارا دیا. وہ بڑی آزردگی سے دھمن کی طرف دیکھ رہا تھا. ہیریسن بری طرح سے سکنے لگی. عالیہ کا بھی میں یہی حال کروں گا. تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے دھمن. میرے اور میری بہن کے گردے کی تمہیں بڑی قیمت دینی ہوگی. کیوں بلوایا تم نے مجھے یہاں؟ بولو, جواب دو. یار تم زیادہ ہی گرم ہوتے جا رہے ہو. آخر فائدہ کیا ہے اس طرح بات کرنے کا؟ میں نوکر کو اندر بلاتا ہوں. اس نے ہاتھ میز کی دراز کی طرف بڑھایا, مگر میں نے فوراً اس کی کلائی کو تاک کر گولی چلا دی. مگر نہیں, گولی تو وہیں رکی رہ گئی. پستول کی لبلبی نہ آگے حرکت کرتی تھی نہ پیچھے. یوں لگتا تھا جیسے وہ جام ہو گئی ہو, حالانکہ ابھی اس میں 7 گولیاں موجود تھیں. میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا. دھمن برابر مسکرا رہا تھا. اس نے میز کی دراز کے اوپر لگی گھنٹی بجا دی اور پھر بڑے اطمینان سے وہ کرسی پر بیٹھ گیا. وہ اب بھی بڑی فراخ دلی سے مسکرا رہا تھا. چند ہی لمحوں بعد سامنے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک حبشی گزر کر دھمن کے سامنے آن ٹھہرا. فیدر, مس ہیریسن اور مغربی کو باہر لے جاؤ. ان کی طبیعت بہت خراب ہے. تم دونوں جاؤ, اب آرام کرو. فیدر تمہارا خیال رکھے گا. فیدر فوراً ہی ان کی طرف بڑھا اور کرسی آگے کھسکا کر اس نے ان دونوں کے لیے جگہ پیدا کی. پھر ہیریسن اور مغربی کو ساتھ لے کر وہ عقبی دروازے سے دوسری طرف نکل گیا. میں اپنی جگہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا. دھمن نے دراز سے خاصی لمبی نال کا پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, جیسے وہ اس کے استعمال کی ضرورت محسوس نہ کر رہا ہو. بیٹھے غلام جیلانی صاحب, تشریف رکھیں اور بھول جائیں کہ آپ کا اخبار خالی جا چکا ہے. پستول میز پر رکھ دیں, یہ آپ کے کام نہیں آ سکے گا. میرا پستول ناکارہ ہو گیا تھا یا کر دیا گیا تھا, اس کا مجھے قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا. بیٹھو یار, کیا الٹی سیدھی سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے ناشتہ منگوا رہا ہوں. یہ کہہ کر اس نے بائیں ہاتھ کی گھنٹی بجا دی. فوراً ہی خاتون دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. اس کی مسکراہٹ میں ایک پروقار کشش تھی. سلور, یہ ہمارے دوست ہیں غلام جیلانی, انہیں سلام کرو اور ان کے لیے ناشتہ لے آؤ. وہ سنتے ہوئے کچھ ایسے خادمانہ انداز میں میری طرف بڑھی کہ اس کی مسکراہٹ پر مجھے پھولوں کا تبسم یاد آیا, مگر میں نے جھینپ کر دوسری طرف منہ کر لیا. آپ کیا پسند فرمائیں گے جناب؟ اس مصیبت میں پرے ہٹا دھمن صاحب, نہیں تو میں انہوں تھپڑ مار دیاں گا. میں نے خالص پنجابی میں کہا. دھمن بے تحاشا ہنسنے لگا. سلور, اب تم جاؤ اور ناشتہ لے آؤ, مگر جلدی آنا. وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹی. دھمن نے کہا, میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ غلطی نہ کر بیٹھیں. غصے میں آدمی کیا نہیں کر سکتا. اس کی نظریں میرے پستول کی طرف گئیں. میرا خیال ہے آپ یہ مجھے دے دیں, یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکے گا. یہ کہہ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے ایک دم اسے پکڑ لیا اور اسے ہاتھ میں لے کر میں نے چاہا کہ گولی سیدھی اس کے دل میں اتار دوں, مگر ایک بار پھر میری انگلی لبلبی تک پہنچ کر رک گئی. وہ دب بھی گئی تھی مگر گولی آگے نہیں نکل رہی تھی, جیسے وہ ایک دم اپنی جگہ جام ہو گئی ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے دے دیں, یہی بہتر ہے. ہم دراصل ایٹمی دور سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور یہ امریکہ ہے. یہاں آدمی کی نظر میں ایسی قوت آ گئی ہے کہ یہ پستول, یہ ریوالور سب بیکار ہو کر رہ گئے ہیں. لائیں, یہ مجھے دے دیں. وہ سگریٹ کا لمبا کش لے کر مسکراتا جا رہا تھا. تم نے تو مجھے حیران کر دیا دھمن, میں تو کوئی اور ہی ارادہ لے کر یہاں آیا تھا. ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ سلور پھر اندر آ گئی اور ناشتہ میز پر رکھنے لگی. وہ ناشتہ رکھنے کے لیے میرے دائیں بائیں یوں پھر رہی تھی جیسے اسے اپنے جلوے آج ہی دکھا دینے ہو. میرا دم گھٹنے لگا اس ماحول میں. دھمن میرے اس اندرونی اضطراب کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا بندوبست کیا ہے میں نے غلام جیلانی کا. نہ یہ ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے. دھمن کا انتخاب اس لحاظ سے بے مثل تھا کہ اس نے ایسی خاتون وہاں رکھی تھی جو آدمی کی اصلیت اگلوا لیتی تھی. اس کی ساری اچھائی اور اس کی ساری برائی اس کے چہرے پر لکھی نظر آنے لگتی تھی. سلور کو دیکھ کر آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا تھا اور یہی اس کی خوبی تھی. وہ ناشتہ میرے سامنے رکھ کر فوراً ہی واپس چلی گئی. میرے سامنے انڈے, ٹوسٹ, مکھن, کچھ سوڈا, کچھ لسی قسم کی چیز اور چند پھل رکھے تھے. کھائیں غلام جیلانی صاحب, جان بنائیں, لگتا ہے آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں. میں نے پستول اب بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا. دھمن کے تحمل نے مجھے حیران کر دیا تھا. اسے غصہ ہی نہیں آتا تھا. اشتعال نام کی کوئی چیز مجھے اس میں نظر نہیں آتی تھی اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی. میں نے ناشتے میں ہاتھ ڈال دیا.
मगर मुझे ये डर था कि उस इब्लीस ने कहीं उसमें कोई ख्वाब आवर दवा ना मिला दी हो। मेरे पास उसे देखने, चखने और उसे महफूज रहने का कोई गुण नहीं था, फिर भी मैंने लुक़मा मुंह में डाल लिया। मेरा ख्याल है उसने सिल्वर को कोई खास इशारा नहीं किया था। सीजर को हम बड़ी मुश्किल से होश में ला सके हैं। आखिर उसे हुआ क्या था? क्या चीज़ खिलाई थी उसे आपने? शायद उसके सर पर चोट आ गई हो, वो मुझसे भिड़ गया था। मैंने ग्लास में सोडा भरते हुए कहा। नाश्ता मज़ेदार था और उस वक्त भूख ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर उससे ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात पर थी कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मेरे पिस्तौल को यूं जाम कर दिया कि उसकी गोली मेरे कहे में नहीं रही थी। ये क्या अंधेर मच रहा था मेरे इर्द गिर्द कि उन्होंने मुझे यूं बेबस करके उंगलियों में लपेट लिया था। मुझे वो राज मालूम होना चाहिए था, मगर मेरा जहन काम ही नहीं करता था। सीजर ये कहता कि आपने उसकी गर्दन पर हाथ डाला था। ऐसी कोई बात नहीं थी, गले पर तो कोई भी हाथ डाल सकता है। मगर वो उससे बेहोश हो गया था और आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। उसके गले की अंदरूनी रग फूलकर बाहर आ गई थी और उसके बेहोश होने की यही वजह थी। ये सब कुछ आपने कैसे कर लिया? ये तुम मुझे आप कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, जानी दुश्मन। नहीं यार, ऐसा ना कहें। ये अमेरिका है बड़े भाई, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सिल्वर को नहीं देखा आपने? मैं उसे आज रात आपके साथ भेजूंगा। पूरे शहर की सैर करा देगी वो आपको। बात को टाले नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से शर्मिंदा हो रहा हूँ। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम्हें अफसोस है कि हमने तुम्हारा गुर्दा बेचकर खा लिया। तुम्हारी बहन का गुर्दा भी हमारे काम आ गया और तुम हमसे बदला लेना चाहते हो। यही बात है ना? देखो, अब मैं तुम्हें आपसे नहीं बल्कि तुम कहकर मुखातिब कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। मुझे तुमसे यही उम्मीद रखनी चाहिए। आपसे यही महसूस होता है जैसे तुम मुझसे तकल्लुफ़ बरत रहे हो, हालांकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। छोड़ो यार, ये देख के अब तू अमेरिका पहुंच चुका है। तेरा नाम गयास अहमद है, वल तबी अहमद, और ये एक नई दुनिया है जिसे कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। हम भी दरियाफ्त कर रहे हैं, तुम भी दरियाफ्त करो। कई चीज़ें अभी तक तुमने नहीं देखी। सिल्वर के साथ जाओगे तो वो दिखा देगी। उस पर लानत भेजो। मुझे उससे नफरत है। होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि तुम इस माशरे से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ एक हिनाई नाखून भी दिखाना मायूब समझा जाता है। खैर, दफ़ा करो जिक्र को। मैं ये कह रहा था कि तुमने सीजर को बेहोश कैसे कर दिया। वो बहुत गालियाँ दे रहा था तुम्हें, कह रहा था कि तुम उसका पिस्तौल भी ले गए और उसकी जेब से रकम भी निकाल ली। बहुत तैश में था वो। अगर तुम वो तरीका मुझे बता दो तो मेहरबानी होगी। कोई तरीका वरीका नहीं है, बस हो गया था बेहोश वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी, वरना तुम्हें भूखा ही मर जाता। अच्छा किया तुमने कि यहाँ आ गए। मैंने तुम्हारे पीछे आदमी लगाए थे, मगर वो तुम्हें ढूंढ ही ना सके। आखिर तुम गए कहाँ थे? मगर मैंने उसे किफलर और सॉफ्टनर के बारे में कुछ न बताया। मैंने रात एक इमारत के बरामदे में बसर की। पता नहीं वो कौन सी जगह थी। सुबह मैं टैक्सी लेकर इधर आ गया। इस घर का पता तुम्हें किसने बताया था? टेलीफोन ऑपरेटर ने। उसे तुम्हारा नाम याद था, और वो कोई पाकिस्तानी है जो कई साल से यहाँ रह रहा है। हो सकता है यही बात हो, मगर मुझे यकीन नहीं आया। अगर तुम हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बता दो कि तुमसे कोई गलती हो चुकी है तो इसका सद्देबाब हो सकता है। बाद में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। वैसे वो चैरिटी अस्पताल तुमने किस लिए खोल रखा है? हमने पुराना धंधा तो नहीं छोड़ा है, अब भी उसे चला रहे हैं, मगर अब उसमें आमदनी बहुत कम हो गई है, इसीलिए हमने। हाँ, बताओ ना, अब क्या कर रहे हो? मुझे अपनी टांगों से उतरे हुए बाल याद आए। उन पर चढ़ा हुआ पलस्तर जहन में उभरने लगा। मेरी टांगों पर तुमने पलस्तर क्यों चढ़वाया था? यही एक रास्ता था तुम्हें यहाँ मंगवाने का, और इसके लिए मैंने विल्सन को बड़ी रकम दी थी। बिलाखिर वो तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो गया। मगर उस पलस्तर में ऐसी क्या बात थी? कोई बात तो थी जो तुम्हें पलस्तर में दबाया गया था। अब हमसे तुम मामले की बात करो जिलानी। हमने अपना धंधा बदल लिया है। क्या करते हो अब तुम? हम पाकिस्तान से हीरोइन, हशीश और अफ्यून मंगवाते हैं। तुम्हारी टांगों पर भी हमने अफ्यून ही बनवाई थी। वो कोई 10 किलो तो ज़रूरी होगी, और अब तुम्हें उसके मुनाफे में से थोड़ा सा हिस्सा देना चाहते हैं। कितनी रकम लोगे तुम? तो ये बात है, तुमने मुझे करियर बना लिया मेरे ना चाहने के बावजूद। तुम ठीक समझे हो, मगर इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? यार जी, तुम पाकिस्तान में रहते तो जेल में सड़ते, या वो तुम्हें फांसी पर लटका देते। सारी उम्र तुमने किया ही क्या है? कत्लो गारतगिरी। मगर ये काम इससे कहीं बढ़ चढ़कर है। पकड़े जाने पर उसकी सज़ा फांसी हरगिज़ नहीं है, यही 2-4 साल इधर या उधर। मगर हमने इसका बंदोबस्त भी कर रखा है। हम अपने आदमी को छुड़ाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत में झोंक सकते हैं। ये तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। तुम ऐसा करो धुम्मन, तुमने तो मुझे बेबस कर ही दिया है। मेरे पिस्तौल को भी तुम जाम करने में कामयाब हो गए हो। इस सौदे से जो मेरे जरिए हुआ, तुमने बड़ी रकम कमाई होगी। यूं करो कि तुम मुझे वो पासपोर्ट दे दो जिस पर तुम मुझे यहाँ लाए हो, और वापसी का किराया भी।
मैं फौरन पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। ऐसी क्या बात है, वहाँ कोई अपनी महबूबा छोड़ाए हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी बहन आसिया फिर जेल जा पहुंची है। मेरा एक दोस्त है आबी, वो भी गिरफ्तार हो गया है। उन दोनों पर कत्ल के इल्ज़ामात हैं। मैं उन्हें हर हाल में जेल से रिहा करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद मेरी तौबा, मैं बाज आया सारे धंधे से। कौन सी जेल में है वो? रावलपिंडी जेल में। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने, मगर खैर इसका हल भी हम सोच लेंगे। बस यूं समझ लो कि अब उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा जिम्मा है। ये कैसे हो सकता है? मैं सारे तरीके आजमाया हूँ, बिलाखिर मुझे जेल में नकब लगानी होगी। ऐसा नहीं सोचते, ये कोई आसान काम नहीं है। तुम अभी तक बेवकूफ़ी और नातजुर्बेकारी की बातें कर रहे हो, वरना अगर ज़रा सलीके से काम लिया जाए तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यही देखो, हम तुम्हें किसी भी तरह तबाह करवा सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक इफादियत होती है। उसे ख़त्म कर देने से तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और अब देखो तुम कैसे हमारे काम आए हो, और तुम्हारा मुस्तकबिल भी बन रहा है। जानते हो, हम तुम्हें सौदे में से $1 लाख देना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम ठीक कहते हो धुम्मन, मगर पैसा मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं इस कत्लो गारत को भी कभी पसंद नहीं करता। वो तुम ही थे जिसने मुझे इस गलत राह पर डाल दिया, जिसकी वजह से लोग मेरे दुश्मन बन गए। वो ऐसे लोग थे कि उन्हें ख़त्म करके ही मैं जिंदा रह सकता था। अब और कोई नहीं तो पुलिस ही मेरी दुश्मन बन चुकी है, वरना मैं ऐसा आदमी तो हरगिज़ नहीं था। पहली चोरी पर मुझे मेरी बहन की शादी ने मजबूर किया, क्योंकि हमसे कोई शख्स जहेज में लाखों रुपए तलब कर रहा था, वरना तो मैं ऐसा हरगिज़ ना था। मगर अब तुमने मेरा रास्ता और संगलाख बना दिया है। मैं बहरहाल हर हाल में पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। वो बड़े इत्मीनान से मेरी बातें सुनता रहा, मगर मैं देख रहा था कि वो अंदर से बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा। मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, तुम आए हो, इत्मीनान से बैठो, सैरो तफरी करो, फिर काम के बारे में भी सोच लेंगे। तुम्हें मालूम है धुम्मन कि ये आरिफ मगरबी मुझसे क्या कह रहा था? कोई ख़ास बात की है उसने? हाँ, वो ये समझ रहा था कि मैं कोई हीरोइन का स्मगलर हूँ। वो मुझे 1 किलो के $2 लाख देने पर आमादा था। उसका ख्याल था तुमसे बाला बाला मैं उससे सौदा कर लूँ। आखिर मतलब क्या था उसका? पागल है साला, समझता होगा इस तरह वो अपने तौर पर कमा लेगा, मगर उसे तुम पर एतमाद नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। क्या तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? हाँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो यूं करो कि तुम अभी चले जाओ, मगर हमारा माल लेकर तुम्हें दोबारा यहाँ आना होगा। ये मैं नहीं कर सकूंगा, नामुमकिन। मुझे इस धंधे से कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिलानी, भूल जाकर तुम अपनी मर्जी भी रखते हो। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं गुलाम जिलानी इसलिए हूँ कि मेरी अपनी एक मर्जी है, अपना एक वजूद है, अपने एक हालात हैं, मैं नहीं बदल सकता। भूल जाओ इस किस्से को। मैं तुम्हें $1 लाख दे रहा हूँ, ये तुम्हारे होंगे। मगर मुझे करना क्या होगा? मैंने इनकार को अपनी हिमाकत समझते हुए कहा। उसको मार देने का ख्याल भी मेरे दिल से ख़त्म हो गया था। मैं उसके सामने उसका गुलाम बनकर रह गया था। एक शख्स है कश्मीर खान, ये काबुल का रहने वाला है, मगर रिहाइश उसके पेशावर में है। वो तुम्हें लाहौर में माल पहुंचा देगा और तरीका भी समझा देगा जिससे तुम वो माल यहाँ ले आओगे। आप जानते हैं कि पाबंदियाँ कितनी सख्त हैं। अमेरिका तो इस हीरोइन से बचने के लिए एटमी जंग लड़ने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है, मगर हम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले। तुम्हें सारी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। लाओ अपना ये पिस्तौल मुझे दे दो, और भूल जाओ कि तुम मुझ पर गोली भी चला सकते हो। आज शाम जब तुम जहाज में सवार होगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे तुम कभी खुद से जुदा नहीं कर सकोगे। अभी इसे मुझे दे दो। मैंने कहा ना कि मैं उसके सामने बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा बनकर रह गया था। पिस्तौल मैंने फौरन उठाकर उसे दे दिया, मगर इस असरार को मैं अब तक न समझ सका था जिसने मुझे धुम्मन के सामने बेबस कर दिया था। तुम्हारा पासपोर्ट शाम को तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ से तुम सीधे पाकिस्तान जाओगे। तुम्हारा पता हमें मालूम है। कश्मीर खान तुमसे वहीं मिल लेगा। तुम्हें 1 हफ्ते बाद फिर यहाँ आना होगा। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हारी वालिदा अब भी तुम्हारे साथ है और बहन तुम्हारी जेल में है। अगर उसकी रिहाई चाहते हो तो हमसे ताउन करो, हम उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। कभी कभार अपना भला भी सोच लिया करो। गोली की सियासत हर वक्त काम नहीं देती। उसने मुझे बिल्कुल ही तिफले मकतब समझ लिया था, और अब की बार वो मुझे मेरी वालिदा के बारे में भी एक ढकी छुपी धमकी दे रहा था, मगर मैं चुप रहा। मुझे ये बताओ धुम्मन कि इतने दिन तुमने मुझे किस तरह बेहोश किए रखा? अब मुझे रह रहकर किसी चीज़ की तलब महसूस होती है। आखिर ये किस्सा क्या है? क्या महसूस होता है तुम्हें? एक अजीब सा तशन्नुज जिस्म में महसूस होता है। कभी कभी मेरे सर में शदीद दर्द उठने लगता है, हाथ पैरों में जान नहीं रहती। कल सुबह से मेरी ये हालत है। उससे बचकर रहना। तुम्हें उस सीजर ने हीरोइन की लत डाल दी है। उसे मैंने ये हुक्म दिया था, मगर अब जिस तरह भी हो सके अपने आप को संभालो।
जितनी भी तकलीफ सह सकते हो सह लो, मगर फिर कभी कैप्सूल को हाथ न लगाना। 4-8 दिन और गुजर जाते तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते थे। हीरोइन पूरी तरह तुम्हारा हुलिया खराब कर देती। मुझे अफसोस है, मगर इसके सिवा कोई चारा ना था। तुम होश में आते ही शोर मचा देते। फायदे के बजाय हमें नुकसान का अंदेशा था। ठीक है धुम्मन साहब, तुम वाकई कारीगर आदमी हो। मैं खामखा पागल था जो तुम्हारी दुश्मनी मोल ले बैठा। अब मुझे अफसोस हो रहा है। ये चैरिटी अस्पताल तुमने कैसे खोल लिया? ये बहुत ज़रूरी था, मेरा काम ही यही है। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करता हूँ। हीरोइन की स्मगलिंग से मुझे जो फ़ायदा होता है उसका बड़ा हिस्सा मैं अस्पताल पर खर्च कर देता हूँ। और वो गुर्दे, वो धंधा भी शुरू है प्यारे। अब तुमसे क्या पर्दा, कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है और गुर्दों की यहाँ बड़ी मांग है। अब तुम जाओ और आलिया से मिल लो, वो तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करती है। ये कहकर उसने घंटी बजा दी। चंद लम्हों बाद फैदर कमरे में दाखिल हुआ। धुम्मन ने फैदर की तरफ देखे बगैर कहा, अब क्या हाल है मगरिबिर हैरिसन का? वो बिल्कुल ठीक है सर। हैरिसन बिस्तर पर लेट गई है, उसका बाजू जख्मी है। मुझे पता है। अब तुम इन साहब को डॉक्टर आलिया तक पहुंचा दो। वो अपने कमरे में ही है ना? जी सर, वो अपने कमरे में होंगी। मैं शाजी से पूछता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें साथ ले जाओ। मैं कोई आधे घंटे बाद यहाँ से उठूंगा। आलिया को बता देना कि हम 11 बजे अस्पताल जाएंगे। कि कहकर उसने एक फाइल अपने सामने रखी और बड़े तपाक से मुझसे हाथ मिलाया। नाराज नहीं होना जिलानी, ये दुनिया ही ऐसी है। बहरहाल आज शाम को हम आपको $1 लाख का ड्राफ्ट बनवा देंगे। खुदा हाफिज। ठीक है भाई, तू वक्त का बादशाह है, मेरी भला क्या हैसियत रह जाती है। अल्लाह हाफिज। मैंने बड़ी बेदिली से उससे हाथ मिलाया और फैदर के साथ बाहर निकल गया। हैरत है कि मैं उसे जान से मारने के लिए वहां पहुंचा था। किफलर से भी मैंने यही कहा था, पर मैं कुछ न कर सका। उल्टा उसका बेदाम का गुलाम बनकर बाहर निकल आया। उसकी बेपनाह खुद-एतमादी ने मुझे पागल कर दिया था। ना उस पर कोई गोली असर करती थी, ना जुबान से कोई उसे मात दे सकता था। वो ऐसा इब्लीस था कि उसने मुझे परों पर डाल लिया था, इस हालत में कि मेरी जरा सी हरकत मुझे तहत-उस-सरा में पहुंचा सकती थी, और मैं उसका गुलाम बनकर रह गया था। बड़ी दौलत थी उसके पास, और खुदा जाने उसने कहाँ से इकट्ठी की थी। हम तो उससे कराची में सिर्फ 70 लाख ही बटोर सके थे, मगर उसका भी उसने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। और अब वह मुझे $1 लाख के ड्राफ्ट की खुशखबरी दे रहा था और चाहता था कि मैं उसके लिए मजीद काम करूं। पता नहीं अब वो मुझे किस नुस्खे में इस्तेमाल करना चाहता था। मैं शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला था। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल ही निहत्था होकर रह गया था। मुझे धुम्मन ने हर तरफ से पसपा कर दिया था।